सोलो लेवलिंग सीजन 3 पार्ट 8 में आपका स्वागत है ओटाकू। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन्हो अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल यूज करके जिन्हो के फादर की हेल्प करने के लिए कोई आ चुका था और जिन्होंने होली वाटर ऑफ लाइफ जिन्हो के फादर को पिलाकर उन्हें ठीक कर दिया था। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब आ गए, पर अब जिन्हो को वापस जापान जाना था क्योंकि उसने वहाँ सब कुछ अभी क्लियर नहीं किया था। लेकिन अब वहाँ अगले 2 घंटे तक वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उसका शैडो एक्सचेंज स्किल कूल डाउन पर था। तो जिन्हो सोचता है कि अब मैं 2 घंटे के लिए फ्री हूँ तो क्यों ना आसपास के सारे डंजन गेट को क्लियर कर दिया जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टोफर रीडर के मेंशन पर। वहाँ रात होती है और क्रिस्टोफर अपने बेड पर सो रहा होता है। फिर वह जाग जाता है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वहाँ उठकर वह अपने कमरे से बाहर देखने आता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और हर तरफ सन्नाटा था। इसका मतलब कि वहाँ जरूरत से ज्यादा ही खामोशी थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए क्रिस्टोफर अपने बगल में टेबल पर रखे हुए एक वाइन के ग्लास को उठाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। वहाँ ग्लास टूट जाता है पर कोई आवाज नहीं आती, जैसे किसी ने उसके मेंशन के अंदर सारी साउंड को दबा दिया हो। क्रिस्टोफर समझ जाता है कि वहाँ कोई और भी है। वो पूछता है कौन है, सामने आओ। फिर उसे लेडी सेलनर की बात याद आती है जिसने उसे वार्निंग दी थी। फिर क्रिस्टोफर एक पल के लिए सोचता है क्या वह सब सच होने वाला है। फिर तभी एक मोनार्च उसके सामने आता है, मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिस्टोफर के पीछे 2 और मोनार्च खड़े थे और उनमें से एक बिस्ट मोनार्च था और दूसरा डिस्ट्रक्शन मोनार्च। और यह सब देखकर क्रिस्टोफर शॉक हो जाता है और वहाँ पूछता है तुम लोग कौन हो, पर मोनार्च किसी और लैंग्वेज में रिप्लाई करते हैं तो क्रिस्टोफर को समझ नहीं आता और वहाँ फिर से पूछता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तब आयरन बॉडी मोनार्च कहते हैं चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे पीछे हैं। और क्रिस्टोफर खुद को इग्नोर होते हुए देखकर गुस्से में आ जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वह अपनी फॉर्म चेंज करता है और उसका पूरा शरीर फ्लेम छोड़ने लगता है और उसकी आंखें भी ग्लो करने लगती हैं और इस फॉर्म में वह खुद एक मॉन्स्टर के जैसा लग रहा था। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टोफर रीडर थॉमस आंद्रे के बाद दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर है। इसका मतलब वह बहुत पावरफुल है, इसलिए उससे लड़ने के लिए एक नहीं बल्कि 3 मोनार्च आए थे। पर क्रिस्टोफर को समझ आ जाता है कि वह तीनों मोनार्च बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वह अकेले उन तीनों को नहीं हरा पाएगा और इस फाइट में उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए वह कहता है कि मैं तुम तीनों में से कम एक को तो अपने साथ लेकर जाऊंगा। और फिर वह आयरन बॉडी मोनार्च पर अटैक कर देता है और इसके बाद सीन जिन्हो पर शिफ्ट होता है। वह एक कार में था। जिन्हो की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रोड पर लिटरली मिलियंस लोग जिन्हो की एक झलक देखने के लिए भीड़ में लग गए थे और जिन्हो एयरपोर्ट जा रहा था क्योंकि जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिन्हो को इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया है जिसके लिए उसे अमेरिका जाना था। और प्लेन में उसकी मुलाकात एडम से होती है, वही बंदा जिसने जिन्हो को पावर अपग्रेड करने के लिए ऑफर दिया था अगर वह अमेरिका का सिटीजन बन जाए तो जिन्हो उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे बीच तो डील खत्म हो गई थी ना। तो एडम कहता है हाँ मुझे पता है और मैं माफी चाहता हूँ कि इस तरह बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिलने के लिए, पर मुझे एक अर्जेंट मैटर में डिस्कस करना था। और फिर वह अपना लैपटॉप खोलता है और दिखाता है जिसमें क्रिस्टोफर रीडर का मेंशन आग में जल रहा था। जिन्हो को कुछ समझ नहीं आता तो वह कहता है तुम मुझे क्या दिखा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एडम कहता है पहले पूरा वीडियो देखो। फिर वह बताता है कि आग क्रिस्टोफर रीडर ने खुद लगाई थी, जो एक नेशनल लेवल हंटर है। टोटल 1800 फायर फाइटर और 14 हेमेज टाइप हंटर ने मिलकर आग को बड़ी मुश्किल से बुझाया है। यह सुनकर जिन्हो कहता है कि अगर इतने बड़े लेवल पर आग लगी है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वहाँ जरूर फाइट हुई होगी। तो क्या क्रिस्टोफर अब सेफ है, जिस पर एडम कहता है कि हमें खुद यकीन नहीं हो रहा, पर जब तक हमें उसकी बॉडी मिली थी तो वो मर चुका था। इसके बाद एडम अपनी जैकेट से एक फोटो निकालता है और दिखाता है और कहता है कि हंटर ब्यूरो को इस बंदे पर शक है कि इन सब के पीछे इसका हाथ हो सकता है। वह फोटो किसी और की नहीं बल्कि जिन्हो के डैड की होती है। और फोटो देखते ही जिन्हो गुस्से में आ जाता है और वो फ्लाइट के बीच में ही एडम को हवा में उठा लेता है और कहता है यह किस तरह का मजाक है, तुम यहाँ से अब जिंदा नहीं जाओगे। और तब एडम का गला और भी ज़्यादा दबने लगता है जिस वजह से वो चौक करने लगता है। वहाँ एडम के और भी लोग होते हैं, वो उसे बचाने के लिए आते हैं पर एडम उन्हें रोक देता है और वह जिन्हो से कहता है कि जो बंदा तुम फोटो में देख रहे हो शायद वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। और यह बंदा एक डंजन से बाहर आया था और उसकी मैजिक एनर्जी बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसी थी और इसने हमारे एक एस रैंक हंटर पर अटैक किया था। और तुम्हें याद ही होगा कि कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी कि हंटर ब्यूरो के हेडक्वार्टर में एक बड़ा धमाका हुआ था और यह वही बंदा है जिसने एक्सप्लोजन किया था।
जिस पर जिनू कहता है कि तो तुम यह कह रहे हो कि मेरे फादर एक मॉन्स्टर हैं जो डंजन से बाहर आए हैं। फिर वह एडम को छोड़ देता है और एडम फिर कहता है कि उसने हमारे एक एस रैंक हंटर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और तब से वह फरार है और हंटर ब्यूरो ने बहुत ढूंढा पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। तो जिस पर जिनू पूछता है तो तुम मुझे इसकी फोटो क्यों दिखा रहे हो, जिस पर एडम कहता है इस साल की इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर और गिल्ड आने वाले हैं और अमेरिकन हंटर ब्यूरो इस पर्सन के खिलाफ रेड नोटिस इशू करने वाला है और सीधी भाषा में कहे तो यह इन्वेस्टिगेशन अब सीक्रेट नहीं रहेगी और पूरी दुनिया को इस बंदे के बारे में पता चल जाएगा क्योंकि अमेरिका ने अपने सबसे इम्पोर्टेंट हंटर क्रिस्टोफर रीडर को खो दिया, इसलिए वे अब चुप नहीं बैठेंगे। फिर एडम कहता है कि मैं हंटर ब्यूरो की तरफ से आया हूँ क्योंकि हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें यह सब पहले ही बता दिया ताकि अगर तुम वहाँ अचानक यह फोटो देखो तो तुम गुस्से में ऐसा कुछ ना कर बैठो जिससे पूरी दुनिया के हंटर तुम्हारे दुश्मन बन जाएं। यहाँ जिनू यह सब सुनकर काफी शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें कोरिया का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनचू चेयरमैन को बता रहा था कि ये चाइना के एक हंटर ने जिनू की सारी रेड रिपोर्ट भेजने की रिक्वेस्ट की है। यह सुनकर चेयरमैन शॉक हो जाता है और कहता है कि अचानक चाइनीज लोग जिनू में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं, जिस पर जिनचू कहता है यह रिक्वेस्ट चाइना के 7 स्टार हंटर की तरफ से आई है। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि असल में चाइना में ABC या एस रैंक हंटर नहीं होते, वहाँ फर्स्ट स्टार से लेके 5 स्टार तक हंटर होते हैं, जिसमें 5 स्टार हंटर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होता है यानी कि एस रैंक हंटर के बराबर। पर चाइना में सिर्फ एक ऐसा बंदा था जिसे 7 स्टार दिए गया है क्योंकि वहाँ एक नेशनल लेवल हंटर था और उसका नाम लिu जिगोंग है और जो जायंट मॉन्स्टर समंदर से चाइना गया था उसको लिu जिगोंग ने ही हराया था, इसलिए वो जिनू में काफी इंटरेस्टेड था। पर चेयरमैन फिर भी मना कर देते और कहते हैं कि अभी के लिए सिर्फ बेसिक डिटेल भेजो, ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद सीन अमेरिका शिफ्ट होता है जहां थॉमस आंद्रे अपने ऑफिस में है और उसकी मैनेजर बताती है कि हंटर जिनू कल सुबह अमेरिका आ जाएंगे और तभी होंग डोंगसू गेट पर आता है और कहता है आपने मुझे बुलाया सर, जिस पर थॉमस कहता है कि तुम सही वक्त पर आए हो, मुझे तुमसे बात करनी थी इसलिए मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा और डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। तुम हंटर जिनू को कुछ नहीं करोगे और मुझे पता है कि तुम्हारे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उसके कारण तुम्हें जिनू पर शक है और तुम जिनू से गुस्सा होगे और जानना चाहते होगी कि उस दिन क्या हुआ था, पर तुम्हें हंटर जिनू से मिलने की परमिशन नहीं है। जिस पर डोंगसुंग को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है लेकिन सर, पर थॉमस आंद्रे भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन नहीं दी है। यह सुनकर डोंगसुंग की फट जाती है। फिर थॉमस बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिल्ड कॉन्फ्रेंस से दूर एक विला बुक किया है और जब तक जिनू अमेरिका में तुम वहीं रहोगे और जिनू के आसपास भी नहीं भटकोगे और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पर हम देखते हैं कि डोंगसुंग अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में है। फिर उसके जाने के बाद थॉमस की मैनेजर पूछती है कि क्या आपको लगता है वह आपकी बात मानेगा, जिस पर थॉमस कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, वह जिनू को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पीछे एक स्ट्रिक्ट सर्विलेंस टीम लगा दो और कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना और वैसे भी उसका गुस्से में रहना उसके मरने से तो बेहतर ही है। और यहाँ हमारा हीरो फाइनली USA पहुंच जाता है और वहाँ पर जिन्हो और जिनचुल भी उसके साथ आए होते हैं और अमेरिका में जिन्हो के बहुत सारे फैंस होते हैं और मीडिया वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद जिन्हो जिनचुल से पूछता है तुम यहाँ किस लिए आए हो, जिस पर जिनचुल को थोड़ा उदास होकर कहता है कि मैं जिन्हो का बॉडीगार्ड हूँ। यह सुनकर जिन्हो हंसने लगता है और उसकी खिंचाई करता है और कहता है क्या कहा, किसका बॉडीगार्ड। और फिर कुछ लोग वहाँ उन्हें रिसीव करने आते हैं जिसमें एडम भी उनके साथ होता है। जिन्हो और जिनचुल को दूसरी कार में भेज दिया जाता है और एडम जिन्हो को अपने साथ ले जाता है और यह कहते हैं कि उसे जिन्हो से कुछ काम है और एडम का यह प्लान था कि वह जिन्हो को कामिस ड्रैगन के रून स्टोन का ऑफर देगा और बदले में उसे अमेरिका का सिटीजन बनने को कहेगा जैसे कि उन्होंने पहले प्लान बनाया था। और अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि कामिस उस एस रैंक गेट का बॉस मॉन्स्टर था जो कई साल पहले अमेरिका में खुला था और उसे हराने के लिए पूरी दुनिया से एस रैंक हंटर आए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 हंटर बचे गए थे और इसके बाद उन्हें नेशनल लेवल हंटर कहा गया। और जो कामिस की बॉडी से रून स्टोन निकला उसे आज भी हंटर ब्यूरो में रखा गया क्योंकि उन 5 नेशनल लेवल हंटर में से कोई भी मैच टाइप हंटर नहीं था और जिन्हो एक मैच टाइप हंटर है इसलिए वह उसका यूज कर सकता है। इसलिए वे जिन्हो को यह ऑफर देने वाले थे और एडम उसे रून स्टोन की फोटो वगैरह दिखाने लगता है, लेकिन तभी जिन्हो की नजर कामिस की बॉडी पर पड़ती है और जो अब सिर्फ एक स्केलेटन बन चुकी है। जिन्हो पूछता है क्या तुमने अभी भी कामिस की बॉडी को स्टोर करके रखा है, जिस पर एडम कहता है हाँ बिल्कुल, जिस पर जिन्हो कहता है वहाँ कहाँ है और तुम पहले मुझे वहाँ ले चलो। और एडम कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मुझे इसकी परमिशन नहीं मिली है, पहले मुझे अपने सीनियर से पूछना होगा। जिस पर जिन्हो कहता है ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम परमिशन ले लेना और मैं वहाँ वेट करूंगा। अब वे दोनों हंटर ब्यूरो ऑफिस पहुंचते हैं और वहाँ एडम अपने सीनियर माइकल के पास जाता है और उससे सब बता देता है। माइकल भी कंफ्यूज हो जाता है कि जिन्हो को कामिस की बॉडी क्यों देखनी है। वह एडम से पूछता है तुमने
तुमने पहले उस रूइन स्टोन के बारे में बताया था कि नहीं, जिस पर एडम कहता है हाँ मैंने सबसे पहले उसे वही बताया था, लेकिन हंटर जिन्हो को सबसे बड़ा इंटरेस्ट कामिस की बॉडी देखने में था। यह सुनकर माइकल कहता है कि एक मैच टाइप हंटर के लिए रूइन स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कामिस जैसे मॉन्स्टर का रूइन स्टोन पाने के लिए वे लाखों डॉलर देने के लिए तैयार हो रहते हैं, लेकिन वह उसकी बॉडी में इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, वह कामिस को अपना समन बनाना चाहता है। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कामिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रैगन था और वहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि हम उसे इतना पावरफुल समन नहीं दे सकते और वहाँ और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। जिस पर एडम कहता है सर अगर हमने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा और फ्यूचर में हमें और भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद माइकल डिसाइड करता है ठीक है उसे देखने दो, लेकिन वह खुद भी जिन्हो के साथ जाएगा क्योंकि वह अपनी आंखों से जिन्हो की पावर देखना चाहते थे। फिर माइकल और एडम जिन्हो को कामिस के पास ले जाते हैं। जैसे ही गेट खुलता है जिन्हो देखता है कि उसने जो फोटो में देखा था वह सच था, कामिस की बॉडी वाकई में बहुत बड़ी है और माइकल कामिस के बारे में डिटेल्स देने लगता है, लेकिन जिन्हो उन्हें पीछे हटने को कहता है और वे तुरंत पीछे हट जाते हैं। फिर जिन्हो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है राइज, लेकिन वह पहली बारी में एक्सट्रैक्शन में फेल हो जाता है और अब सिर्फ 2 कोशिशें बची थी। जिन्हो फिर से कहता है राइज और इस बार काम बन जाता है और कामिस की शैडो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाती है और यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जैसे ही जिन्हो कामिस को निकालता है, कामिस पूछता है क्या आपने मुझे समन किया शैडो मोनार्च। और अब जिन्हो की शैडो आर्मी में कामिस बेरू के बाद एक और ऐसा समनर है जो बात कर सकता था और तभी कामिस की नजर वहाँ खड़े दूसरे इंसानों पर पड़ती है और वह कहता है इंसानों को मरना चाहिए, मैं तुम सबको मार दूंगा और वहाँ उस हिस्से को तोड़ देता है जिसमें वह बंद था और वहाँ हमले करने के लिए अपने मुंह से फायरबॉल बनाने लगता है। यहाँ देखकर सब घबरा जाते हैं और भागने लगते, तभी जिन्हो उसे रुकने का ऑर्डर देता है और फिर जिन्हो कहता है वो मैजिक क्रिस्टल जो तुम्हारे सिर के अंदर डाला गया था वो जा चुका है, इसलिए तुम्हें रूलर्स के ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और जिन्हो को कामिस से बात करते देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जिन्हो मॉन्स्टर की भाषा में बात कर रहा था जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। और कामिस शांत हो जाता है और कहता है तो शैडो मोनार्च की आर्मी का हिस्सा बनने के बाद ऐसा महसूस होता है और वहाँ अपना सिर झुकाकर जिन्हो को रिस्पेक्ट देता है और वहाँ कहता है इससे पहले मैं मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन की सेवा करता था, लेकिन आज से मैं शैडो मोनार्च के अंडर काम करूंगा। इसके बाद कामिस जिन्हो के सामने अपनी पूंछ हिलाने लगता है। देखकर एडम और माइकल लिटरली शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतना ताकतवर ड्रैगन ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। जिन्हो कामिस से बात कर ही रहा होता है तभी कामिस कहता है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। जिन्हो शॉक हो जाता है और पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। कामिस कहता है हमारे मिलने में बहुत देर हो चुकी है। कहकर वह गायब होने लगता है। इसका मतलब कि कामिस बहुत साल पहले मर चुका था और जिन्हो को उसे एक्सट्रैक्ट करने में बहुत लेट हो गया, इसलिए पहली कोशिश में वह फेल हो गया था और दूसरी कोशिश में एक्सट्रैक्शन हुआ पर वह टिक नहीं पाया और वह उसे अपनी शैडो आर्मी में ज्यादा देर तक नहीं रख पाया। जिन्हो चिल्लाने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह मुमकिन नहीं था और कामिस कहता है काश मैं आपके साथ लंबे समय तक रह पाता है। और उसके जाने से पहले वह एक बात बताता है कि इस दुनिया में 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें रूलर्स ने अपनी पावर दी है, इसलिए आप उनसे प्लीज सावधान रहना। और यह कहने के बाद कामिस हमेशा के लिए गायब हो जाता है और तभी मैसेज आता है शैडो एक्सट्रैक्शन फेल। जिन्हो का मूड अब खराब हो चुका था और वह एडम से कहता है यहाँ जो भी नुकसान हुआ उसका रिपेयर बिल मुझे भेज देना और यहाँ कहकर वो गुस्से से निकल जाता है और फिर वह दोबारा जिनचुल से मिलता है। फिर जिनचुल पूछता है तुम कहाँ थे, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। जिन्हो कहता है मुझे एक जरूरी काम था। जिनचुल फिर से पूछता है जिन्हो कहाँ, वो भी तो तुम्हारे साथ था। यह सुनकर जिन्हो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। जिनचुल बताता है कि वो मेरे साथ था लेकिन उसे हंटर ब्यूरो से कॉल आया था कि तुमने उसे वहाँ बुलाया है। जिन्हो कहता है मैं अभी हंटर ब्यूरो से आ रहा हूँ, मुझे वहाँ नहीं मिला, तुम ये क्या कर रहे हो। जिन्हो तुरंत वापस हंटर ब्यूरो जाता है और एडम से पूछता है। एडम कहता है हाँ हंटर जिन्हो यहाँ पर आए थे पर अभी यहाँ पर नहीं है, वो स्कैवेंजर गिल्ड के एक हंटर के साथ यहाँ से निकल गए हैं। और एडम जिन्हो को 2 मिनट रुकने को कहता है और वह स्कैवेंजर गिल्ड के मैनेजर को फोन करता है। मैनेजर कहती है नहीं हमने किसी को भी हंटर जिन्हो को लाने के लिए ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन वह समझ जाती है कि यह हरकत किसकी हो सकती है और वह एडम से कहती है कि जिन्हो को इस बारे में मत बताना, मैं कुछ करती हूँ और अपने से दूर मत जाने देना। लेकिन जब तक एडम कॉल पर बिजी था जिन्हो वहाँ से जा चुका था और उसे थोड़ा अंदाजा हो गया था कि यह सब किसने किया होगा और वह सोचता है कि यह सब उसकी गलती है क्योंकि जब जिन्हो जापान से कोरिया आया था जिन्हो के फादर के लिए तब उसने शैडो एक्सचेंज के लिए जिन्हो के पास जो शैडो सोल्जर था उसका यूज किया था, लेकिन बाद में उसे दूसरा शैडो सोल्जर रखना वहाँ भूल गया था। तो अब वह शैडो एक्सचेंज यूज करके सीधा उसके पास नहीं जा सकता, इसलिए वह अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन करता है ताकि वह जिन्हो को ढूंढ सके। और यहाँ थॉमस आंद्रे को भी इस बारे में पता चल चुका था और वह बहुत गुस्से में होता है और वह अपने हंटर को ऑर्डर देता है कि जिन्हो के ढूंढने से पहले डोंगसुंग को ढूंढ निकालो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। डोंट फॉरगेट अबाउट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।